बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य। 27 जनवरी 1919 सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ एवं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हुए साउथ बरो कमेटी के समक्ष अछूतों के अपने प्रतिनिधित्व के लिए प्रथम बार ज्ञापन प्रस्तुत किए। बाबा साहब अपने लोगों की समस्या बताने के लिए ज्ञापन देते थे, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करते थे, वह चुनाव लड़ते थे और भरोसेमंद संगठनों द्वारा अपने लोगों को लामबंद करने का काम करते थे। 31 जनवरी 1920 मूक नायक साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। 20 मार्च 1920 में साहू जी महाराज की पहल पर कोल्हापुर संस्थान के मानगांव में दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की परिषद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जो कि इनकी पहली सभा थी। 25 दिसंबर 1927 सायं 7:30 बजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में महाड़ सत्याग्रह सभा का आयोजन तथा मनुस्मृति का दहन। 29 मई 1928 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से साइमन कमीशन को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें दलित वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, आरक्षित स्थान, शिक्षा एवं रोजगार की मांग का उल्लेख। 29 जून 1928 समता मासिक प्रारंभ। 23 अक्टूबर 1928 बाबा साहब ने पूना में साइमन कमीशन के सामने गवाही दी तथा दलित वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, आरक्षित स्थान, शिक्षा और रोजगार की मांग रखी। 2 मार्च 1930 नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश हेतु अहिंसात्मक आंदोलन। 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, जिसमें बाबा साहब ने अछूतों का जो पक्ष रखा, जिसे सुनकर सभी भारतीय और अंग्रेज दंग रह गए। 17 से 12 नवंबर 1930 लंदन के सेंट जेम्स राजमहल में होने वाली गोलमेज परिषद में विख्यात मनीषी एवं चिंतक मौजूद थे, लेकिन उस समुदाय में डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त करने वाला वह अकेला राजनीतिक भारत के बहिष्कृत समाज का हिमायती और नेता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ही थे, जिन्होंने अपने भाषण में कहा, जिन लोगों की स्थिति गुलामी से भी बदतर है, जिनकी जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है, ऐसे भारत के 5वें हिस्से के लोगों की शिकायतें मैं परिषद के सम्मुख रख रहा हूँ। दलितों की मांग यह नहीं है कि भारत सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाया गया लोगों का राज्य हो। परिषद की ओर से अपने तेजस्वी नेत्रों से देखते हुए उन्होंने कहा, ब्रिटिश राज आने से पहले हमारी जो दयनीय स्थिति थी उसमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ा है। हम केवल मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रिटिश राज सत्ता से पहले देहातों में हमें कुएं से पानी भरना मना था। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें यह न्याय दिलवाया? ब्रिटिश राज सत्ता से पहले हमें मंदिर प्रवेश मना था। क्या आज हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? ब्रिटिश राज सत्ता से पहले हमें पुलिस दल में प्रवेश नहीं मिलता था। क्या ब्रिटिश सरकार आज भी हमें प्रवेश दिलाती है? ब्रिटिश राज सत्ता से पहले फौज में हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। क्या आज ब्रिटिश सरकार फौज में हमें लेती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम नकारात्मक देते हैं। हमारे ये दुख बहते हुए जख्मों की भांति हैं। ब्रिटिश राज सत्ता प्रारंभ होते हुए 105 साल बीत चुके हैं, फिर भी हमारे दुख दूर नहीं हुए। वे जैसे थे वैसे ही हैं। हमारी समस्या अनिर्णित ही पड़ी हैं। ऐसी सरकार किस काम की? सरकार को यह मालूम हो कि भारत के पूंजीवादी लोग मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं देते, जमींदार किसान का शोषण कर रहे हैं, फिर भी यह सामाजिक अत्याचार सरकार दूर नहीं करती। सामाजिक और आर्थिक जीवन के इस शोषण को कानून में सुधार करके मिटाने की शक्ति व अधिकार होते हुए भी सुधार इसलिए नहीं किया गया। उसके हस्तक्षेप करने से उसे विरोध का सामना करना होगा। हमें इस तरह की सरकार चाहिए जो निष्ठापूर्वक देश का सही मायने में हित करे और न्याय तथा आवश्यक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या का किसी के भी क्रोध लोभ की परवाह न करते हुए हल करे। संविधान बनाते समय परिषद को यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि भारतीय समाज में मान सम्मान की चढ़ती सीढ़ी और तिरस्कार की निचली सीढ़ी और जात की चढ़ती परतें समता और बंधुत्व को स्थान नहीं देती। उच्च वर्ग के राजनीतिक आंदोलन में पड़े बुद्धिमान नेताओं ने अपनी जाति संकुचित धारणा नहीं छोड़ी है, इसलिए हमारे दुख हमारे सिवा कोई अन्य दूर नहीं कर सकता। हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ताए बिना वह संभव नहीं है। मैं आपको जताना चाहता हूँ कि इस चमत्कार का इंतजार करते करते दलित वर्ग अब थक गया है। संप्रति देश के तप्त वातावरण होने के कारण उस प्रकार का संविधान बनाना ठीक नहीं होगा जो बहुसंख्यक लोगों को स्वीकार ना हो। मुझे इस बात का खेद है कि यह बात परिषद के अनेक सदस्यों के ध्यान में आती दिखाई नहीं देती। यह समय ऐसा नहीं है कि आप तय करें और भारतीय लोग सुने। अगर आपको ऐसा लगता है कि संविधान कार्यान्वित हो तो लोगों की सम्मति ही नए संविधान की कसौटी है, तर्कशास्त्र का संयोग नहीं। निर्णय इस प्रकार था, दलित वर्गों के वे सदस्य जो मतदान करने के पात्र हैं
सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। यह देखते हुए कि ये वर्ग केवल इस तरीके से अपने बलबूते पर विधायिकाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं पा सकेंगे, उस समय तक के लिए विधायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इस उद्देश्य से निर्धारित उनके लिए खास क्षेत्र नियुक्त किए गए हैं। वे सीटें उन विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए केवल दलित वर्गों द्वारा ही भरी जाएंगी। कोई भी मतदाता जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करेगा वह सामान्य क्षेत्र में भी मतदान कर सकेगा। गोलमेज सम्मेलन में अछूतों की जीत थी और गांधी जी की हार। कम्युनल अवार्ड संघर्ष का प्रतिफल था। भारत के राष्ट्रीय जीवन में भिन्न और अलग समुदाय हैं, इसलिए ब्रिटिश शासन ऐसे किसी संविधान को नहीं थोपेगी जिसमें मुस्लिम और अछूतों का समर्थन नहीं। 20 सितंबर 1932 अछूतों को पृथक मतदान के अधिकार के विरुद्ध गांधी जी का आमरण अनशन आरंभ। गांधी जी के कुटिल कृत्य पर बाबा साहब ने कहा, इन जटिल परिस्थितियों यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि मैं असमंजस में पड़ गया। मेरे सामने दो ही रास्ते थे। मेरे सामने कर्तव्य था जिसे मैं मानवीय कर्तव्य मानता हूँ कि मिस्टर गांधी के प्राण को बचाया जाए। दूसरी ओर मेरे सामने यह समस्या थी कि अछूतों के उन अधिकारों की रक्षा की जाए जो प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैंने मानवता की पुकार को सुना और मिस्टर गांधी के प्राण की रक्षा की। मैं सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड में ऐसे ढंग से परिवर्तन करने के लिए राजी हो गया जो गांधी को संतोषजनक लगे। बाबा साहब द्वारा किया गया वह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर विचार व्यक्त किया कि इसमें संदेह नहीं कि कम्युनल अवार्ड के परिणाम स्वरूप कुछ कम सीटें मिली थी, लेकिन वे सभी आज़ाद लोग होते। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप अधिक सीटों की प्राप्ति हुई, पर वे सभी गुलामों द्वारा भरी गई हैं। यदि गुलामों के पलटन का कोई लाभ है तो पूना पैक्ट को लाभप्रद कहा जा सकता है। 19 जुलाई 1942 अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन। इस दौरान बाबा साहब वायसराय की काउंसिलिंग में लेबर मेंबर के पद पर काम करते हुए श्रमिक वर्ग के लिए कई कानून बनाए।